हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 एईडीओ और बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, उन सभी को हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है यहाँ पर में शुरुआत करते हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक हमारी शुरुआत से पहले एक सुंदर सा कोड आपके साथ में शेयर करना चाहूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ये लियोनार्डो रूजवेल्ट का एक कोट है, बहुत ही सुंदर सा कोट है। If you prepare yourself at every point as well as you can, you will be able to grasp opportunity for broader experience when it appears. इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, इसका मतलब समझिएगा आप कितना गहरा है। अगर आप हर एक मूवमेंट पर जहां जहां पर में भी आप कर सकते हो, जहां जहां पर में आपको मौका मिले, ठीक है, जैसे आज अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको एक छोटा सा मौका मिला, त्योहारों का मौसम चल रहा है, उसके अंदर में भी आप पढ़ाई कर ले रहे हो। जहां जहां जैसे भी आपको जब भी प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब अपॉर्चुनिटी आएंगी तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करोगे बाकी लोगों के मुकाबले में जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहां पर में मेहनत करके एक कदम और आगे बढ़ गए हो। एक एक चीज जो आप सीख रहे हो, ये चीज आपको ज्यादा बेहतर बना रही है। 150 साल पुराना कोट है, आज भी रेलेवेंट है, आजमा के देख लीजिएगा इसको। और टीचिंग परीक्षा जहां पर में आपकी प्रिपरेशन बनती है आपकी सिलेक्शन, तो ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, आप सिलेक्शन की तरफ में आगे बढ़ रहे हो अपने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? अगर कोर्ट से एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है जल्दी से वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लेते रहे। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो महिलाएं कितनी है यहाँ पर में? तो देखिए महिलाएं किसान अगर देखते हैं तो जनरली क्या होता है ना, पुरुष की इमेज आती है लोगों के दिमाग के अंदर में। लोग भूल जाते हैं कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है खेती के अंदर में। किसान अगर एक उनके घर का मेल अगर उसकी जुताई कर लेता है तो बाद में रख रखाव की, ठीक है, उसके अंदर में उसको हार्वेस्टिंग की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है महिलाओं के ऊपर में भी। तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया गया, ये याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे काफी सारे जो है ईयर काफी सारे चीजें 2026 के साथ में जोड़ी गई है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष बोल दिया जाए तो 2026 आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की जो 69 बीपीएससी में आया था 2023 में, और ये क्वेश्चन आप समझिए कि अगर एग्जाम के अंदर में आता है तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन आप लोग इसको गलत नहीं करोगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग। सिक्किम जो है वो फुल फ्लेज्ड भारत का राज्य कब बना था? और यहां पर में ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बोला गया है फुल फ्लेज्ड, ठीक है। इसके ऊपर में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आप लोगों को याद होगा, आप टीचिंग परीक्षा के ऊपर में उपलब्ध भी है। जिन बच्चों ने देखा है वो बता दीजिएगा, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के ऊपर में उपलब्ध है ये वो शॉर्ट, जिसमें पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी कि एसोसिएट स्टेट कब बना, फुल फ्लेज स्टेट कब बना, ठीक है, सारी जानकारी आपको दी। तो देखिए सिक्किम जो है फ्रेंड्स भारत का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था पहले, ठीक है, एक अलग जो है देश था, भारत उसकी रक्षा करता था। भारत के संविधान के अंदर में इवन आर्टिकल नंबर 2A हमने एक आर्टिकल भी जोड़ा हुआ था सिक्किम की रक्षा करने के लिए, ठीक है, बाद में उसको हटा दिया गया। तो सिक्किम जो है एक अलग देश था। फिर जो है 1974 के अंदर में आपको याद रखना है 35वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा आप लोग, अभी आंसर नहीं लगाया, ध्यान से पहले समझिएगा। ये हमारे भारत का एसोसिएट स्टेट बना, ठीक है, एसोसिएट स्टेट, अभी भी फुल फ्लेज स्टेट नहीं बना, केवल एक भारत के साथ में इसका रिश्ता गहरा हुआ, अभी भी भारत का ये हिस्सा नहीं बना है। भारत का हिस्सा बना इसके अगले साल, ठीक है, यहां पर में रेफरेंडम कराया गया 1975 में, ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन के जरिए, कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन, इसके जरिए भारत का ये फुल फ्लेज्ड, ठीक है, फुल फ्लेज्ड स्टेट बना था ये, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि एसोसिएट, ठीक है, स्टेट कब बना था, तो 1974 में बना था 35वें संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन अगर भारत का फुल फ्लेज स्टेट कब बना सिक्किम,
तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोग कमेंट में अभी के अभी जल्दी से लिख देंगे, सभी के सभी बच्चे, ठीक है। हर एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर में आना चाहिए। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख भी रहा हूँ, कितने बच्चे लिख रहे हैं ये मुझे समझ में आता है। चैट रेट यहाँ पर में मुझे दिखाई देता है एनालिटिक्स के अंदर में आप सभी लोगों का। तो जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। तो सिक्किम जो है फ्रेंड्स फुल फ्लैश स्टेट बना था 1975 में। इस तरीके से आंसर लगाना है, और ये क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है किसी भी तरीके से, चाहे ये पूछ लिया जाए चाहे ये पूछ लिया जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी उस समय में भारत की प्रधानमंत्री थी जिस समय में सिक्किम को भारत के अंदर में विलय करवाया गया था, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सिक्किम जो है भारत का हिस्सा किस तरीके से बना है। नाउ अगर टीम वो शॉट हमें मिलता है बच्चों को, अगर आप लोग देखना चाहते हो, कितने बच्चे देखना चाहते हो वो शॉट, अगर टीम इफ वी कैन शो देम, ठीक है। चलिए तो अगर मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर में देखना चाहते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही हमारे यहाँ पर में 600 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं तो फिर हम दिखा देंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सब लोग। ना फ्रेंड देखिए यहाँ पर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने दरबार में सजदा, साष्टांग प्रणाम करने की जो है उनके सामने झुकना, और पाइबोज राजा के पैरों को चूमना, ठीक है, ये प्रथा शुरू की थी। ये गैर इस्लामिक परंपराएं है, ठीक है, मतलब जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर में ये इसकी मनाही है, बट फिर भी उस जो है शासक ने, ठीक है, अपने दरबार में ये प्रथाएं शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी ये प्रथाएं? तो ये प्रथाएं शुरू की थी, ठीक है, घियासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। तो सजदा और पाइबोस की, एक्चुअली सजदा ये कहा जाता है कि खुदा के सामने या भगवान के सामने, ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है, ठीक है, ये कंसेप्ट है इस्लाम का। लेकिन इसने बोला है कि नहीं, आपको राजा के सामने भी झुकना है। पाइबोस, ठीक है, कि राजा के पैरों को चूमना है, ठीक है। इससे बेसिकली वो ये बताना चाह रहा था कि भाई राजा बड़ा है, आप राजा के पैरों के अंदर में ही पड़े रहे हो, ठीक है। तो ये घियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था ये प्रथा, ओके। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को बता दूं मैं कि घियासुद्दीन बलबन, ठीक है, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बड़ा ही क्रूर शासक था, ठीक है। इल्तुतमिश का एक समय में गुलाम हुआ करता था ये। इल्तुतमिश जब शासक था, ठीक है, रजिया सुल्तान का पिता, तो उस समय में उनका ये गुलाम हुआ करता था। बाद में धीरे 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 जाकर इसने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि ये खुद राजा बन गया, ठीक है। तो घियासुद्दीन बलबन, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक राजा है, ठीक है, मान लीजिए, और ये राजा के आसपास में, ठीक है, 40 लोगों का मंत्रिमंडल, ठीक है, 40 लोगों का मंत्रिमंडल जो राजा को सलाह देगा, कोई भी मामले में सलाह देगा, ठीक है। इसको चालीसा, चालीसा या फिर तुर्काने चहलगनी भी कहा जाता था। तुर्कान, तुर्कान ए, चहलगनी, चहल गनी, ओके। ये तुर्क वंश के लोग हुआ करते थे ये, ठीक है, तुर्क लोग हुआ करते थे। ये भी क्वेश्चन आया था कि चालीसा में या चहलगनी में कौन से लोगों को रखा जाता था। तो तुर्क ओरिजिन के जो लोग हुआ करते थे वो राजा के मंत्री बनते थे, 40 लोगों को करते किया जाता था। तो ये चालीसा या तुर्काने चहलगनी वाली जो प्रथा है ये स्टार्ट किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ये प्रथा स्टार्ट की थी। इसी चालीसा में से एक बलबन हुआ करता था इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन इस चालीसा या तुर्काने चहलगनी की प्रथा को, ठीक है, बलबन ने बंद कर दिया था। ठीक है, बलबन ने बंद कर दिया था। तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में। मध्यकालीन भारत के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि तुर्काने चहलगनी जो राजा है उसके 40 मंत्री होंगे, ठीक है, तुर्क ओरिजिन के, ठीक है, तुर्की के होंगे वो लोग, ठीक है, जिसको चालीसा भी बोला जाता था, तुर्काने चहलगनी भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये प्रथा स्टार्ट किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो शासक था इल्तुतमिश, उसने की थी। और गुलाम वंश का ही एक दूसरा शासक बलबन, उसने इस प्रथा को बंद कर दिया था, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, चालीसा या तुर्काने चहलगनी। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है ये, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ये चालीसा या तुर्काने चहलगनी का, आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता ये चीज क्या है करके। अभी आपको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया है पूरा का पूरा। जितना अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, जितना आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, जितना मुझे यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा, उतना पढ़ाने में आप लोगों को मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो बलबन ने बंद कर दिया था, ये आपको बता दिया मैंने आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के जो है वो जारी किए थे, जिसको टंका बोला जाता था, और तांबे के सिक्के जिसको जीतल कहा जाता था वो स्टार्ट किए थे। और ये
टंका और जीतल जो था ये इसमें अरेबिक, एक और क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो इस वजह से जोड़ भी देता हूँ। अरेबिक भाषा के अंदर में जो है उसमें लिखा हुआ होता था, पूरी तरह से अरबी भाषा में ये सिक्के होते थे, अरबी में लिखा हुआ होता था सब कुछ इस पे। तो निम्नलिखित में से किसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल, ठीक है, ये सल्तनत काल के अंदर में शुरू किए थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये मूल सिक्के या इस तरीके से चांदी का टंका और जीतल नाम के जो सिक्के हैं वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे, ये याद रखना है। ये अरबी भाषा में छपते थे पूरी तरह से। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में अरेबिक भाषा में, उससे पहले भी जो मुस्लिम शासक हुए इल्तुतमिश में पहले, वो अरबी भाषा में नहीं, मतलब भारतीय भाषा है और अरबी भाषाओं का मिश्रण में वो सिक्के छापते थे। ये पहला एक ऐसा सिक्का था, पहले बार ऐसा हुआ कि टंका और जीतल पूरे प्योरली अरबी भाषा में लिखा हुआ था उसके ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो इल्तुतमिश ने ये सिक्के जारी किए थे, टंका और जीतल। तो ये डायरेक्टली कई बार तो ऐसा भी क्वेश्चन आया कि टंका नाम का सिक्का किसने जारी किया था, या जीतल नाम का सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। इसका मेन काम था कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो यूरोपियन बुक्स है या जो भी, ठीक है, उधर की भाषाओं के अंदर में जो वैज्ञानिक किताबें हैं या फिलोसॉफिकल किताबें हैं, उनको भारतीय भाषाओं के अंदर में ट्रांसलेट करना, ताकि भारतीय लोग भी उसको पढ़ सके, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, अलीगढ़ वैज्ञानिक सोसाइटी। और कब किया था, ईयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। ये जो सोसाइटी थी, ठीक है, आप लोगों के जिसको आप साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ या अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी बोलते हो, इसको बेसिकली 1864 में स्टार्ट किया गया था। इवन एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उससे भी पहले, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों से पूछा कि अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी या साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, जिसका काम था यूरोपियन जो थे या पश्चिमी देशों की जो बुक्स है उनको भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना, स्पेशली उर्दू के अंदर में, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1864 के अंदर में उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन सभी लोग लिख दीजिए अगर आप लोग चाहते हो कि लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे, और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। सर सैयद अहमद खान जो है, ठीक है, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1875 के अंदर में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम हुई है पीटी की यूपी के अंदर में, उसके अंदर में भी पूछा गया। हो सकता है ये आप लोगों का बिहार एसआई के अंदर में पूछ लिया जाए, हो सकता है आप लोगों से इंटर लेवल में पूछ लिया जाए, एईडीओ में पूछ लिया जाए, बीपीएससी टीआरई 4 में पूछ लिया जाए, ठीक है, केवीएस में, DSSB में, कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में। ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। 1920 के अंदर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में ये डेवलप हुआ, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। ओके, चलिए ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है आप लोगों को यहाँ पर में जोड़ियां मिलानी है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, वो बताना है आप लोगों ने क्या है। बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था, ये हमको पता है, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर को लागू हुआ था, शोक दिवस के रूप में उसको मनाया गया था, द डे ऑफ मॉर्न, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 के अंदर में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 1907 में, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हो। और पहली बार नेशनल एंथम जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो पहली बार 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। तो अब आप लोग लगा दीजिए आंसर क्या होगा इस हिसाब से, सभी लोग जल्दी से बताइए, आपका माइंड की एक्सरसाइज होते रहेंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर में जितना देखो मेंटल आप लोगों की स्ट्रेंथ ऐसी है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों का माइंड बढ़ता जाता है, ठीक है, उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। चलिए 515 लाइक्स हो चुके हैं। आई थिंक हम लोग 600 का टारगेट जो है हमारा, जिसमें हम लोग वो शॉर्ट देखने वाले हैं, उसमें हम पास में पहुंचते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से जिन बच्चों ने भी लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग सेशन को। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जल्दी से आप लोग बताइए, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, केवल 10 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी से आंसर लगा देंगे। हर एक बच्चे ने आंसर लगाते जाना है यहाँ पर में, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? जल्दी बता दीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, इसके पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे के बारे में आप लोगों को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था बाद में, ठीक है, भूदान, ठीक है, आंदोलन, ठीक है। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। विनोबा भावे गांधी जी के एक अनुयायी थे, ठीक है, गांधीवादी नेता थे। इसके अलावा इन्होंने पावनार करके एक जगह है, ठीक है, वर्धा में, वहां पर में इनका आश्रम भी था। पावनार आश्रम कहां पर में? अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, पावनार आश्रम, मैंने आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी आरआरबी परीक्षा चैनल है उसके ऊपर में कराया भी था मैंने आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, कि पावनार आश्रम कहां पर में है, ठीक है। कितने बच्चे जिन्होंने आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आज का सेशन लूंगा, उसके बाद में जो भी सेशन होगा उसके अंदर में पूरी की पूरी रिवीजन करवाने वाला हूँ उसकी, ठीक है, जैसे आप लोगों की भी करवाने वाला हूँ मैं रिवीजन। ओके, तो ये जो प्लेलिस्ट है इस सेशन की 1 तारीख से प्लीज टीम प्रोवाइड कर दीजिएगा बच्चों को, ताकि हम जब नेक्स्ट सेशन ले तो बच्चे तब तक उसको पढ़कर आए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बड़ी टेस्ट लेंगे, ठीक है, आप लोगों की 22 तारीख को। ओके, तो विनोबा भावे ये आप लोगों ने याद रखना है। और जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, आज भी मैं 3 बजे सेशन लेने वाला हूँ आरआरबी परीक्षा के ऊपर में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी की पूरी बैच फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर में जरूर आप लोग जुड़िएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा वो चीज। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे नंबर पे कौन थे? जल्दी से आप मुझे बताइए। ब्रह्म दत्त, ठीक है। ब्रह्म दत्त जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, 3rd नंबर के थे ब्रह्म दत्त। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, ब्रह्म दत्त वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक क्लास में बहुत सारी चीजें, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर आप रिवाइज करना चाहते हो इंडियन पॉलिटी का, तो एक क्लास के अंदर में आप सारा याद कर सकते हो, ठीक है। आज ये वीडियो आएगा, इसको जरूर देखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। इसमें से भी मैं क्वेश्चन लूंगा आप लोगों का। तो अब हमने आप लोगों के लिए काफी अच्छे से फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को 15 मिनट के अंदर में आप लोगों के लिए कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आज ये वीडियो आएगा आपका, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। नाउ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये बताइएगा आप लोग। अब ध्यान से समझिए, भारत का संविधान है, इसमें कई सारी चीजें जो है हमने कई सारे देशों से अच्छी अच्छी जो चीजें थी उसको ले लिया हमने, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये हमने कहां से लिए है ये आप लोगों को बताना था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने, ठीक है, कहां से लिए? अब आप लोगों के मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। कमेंट के अंदर में आंसर सभी बच्चा, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, जिसको डीपीएसपी भी बोलते हो, डीपीएसपी, ठीक है। कौन सा है ये? पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर जो है ये 4 है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में आते हैं, डीपीएसपी। जल्दी से स्पीड के अंदर में कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे आप लोग। इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। कहीं दिया नहीं है, इसी वजह से आंसर आप लोगों का नन ऑफ द अबव हो जाएगा। कितने लोगों ने लगाया है? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप लोग, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स 6000 लाइक्स का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया है। जिन बच्चों ने भी इसके अंदर में योगदान दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है, उनके लिए मैं वो शॉर्ट भी दिखाऊंगा अभी, और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप लोगों से अभी, ठीक है। तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है, हर बच्चा लिख देगा जल्दी से। पार्ट नंबर कौन सा है ये भी लिख देंगे जल्दी से, आप सभी के सभी लिख दीजिए पार्ट नंबर कौन सा है और उसमें कहां से कहां तक के आर्टिकल्स आते हैं। डीपीएसपी मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, हर एक चीज मैंने पढ़ाई हुई है। जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज में जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन में, उनको पता होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने आपको बताया डीपीएसपी, उसको अच्छे से करिए आप। एईडीओ के कोर्स में मैं फिर से करवाने भी वाला हूँ उसको, ठीक है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो एईडीओ के कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर भी चल रहा है अभी दिवाली का, ठीक है, दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए, तो आपके लिए तो और ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टीआरई 4 के न्यू बैच में, एईडीओ के अंदर में, एसएससी इंटर लेवल के अंदर में, वो जल्दी से जुड़ सकते हैं। ओके चलिए,
तो आयरलैंड इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसकी तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में, उसमें बोला गया था कि भारत का कौन सा भाग है जिसमें भारत को वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। कल्याणकारी राज्य का मतलब पता है क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का एक ऐसा राज्य जो सबका भला सबका सही करने की कोशिश करे। पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके तरफ में भी ध्यान देंगे, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, उसके भी भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर में जो नीचे तबके के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बात की गई है डीपीएसपी के अंदर में, महिलाओं के लिए बात की गई है, मजदूरों के लिए बात की गई है, गरीबों के लिए फ्री जो है कानूनी सहायता की बात की गई। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डीपीएसपी में देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब अगर ये सरकार लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कैसे है आप लोगों के जस्टिशिएबल है, वो कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको ना मिले तो, लेकिन ये ना मिले तो नहीं जा सकते। बट हाँ, ये इसलिए रखा गया है कि ये दिशा निर्देश देंगे कि कैसे कल्याणकारी राज्य बनाना है, कल्याणकारी देश बनाना है हमारे देश को आप लोगों ने। ठीक है, जो भी सरकारें आएंगी उनको मार्ग दिखाते हैं ये। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कल्याणकारी राज्य, इसकी बात जो है यहाँ पर मैं देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू की गई थी ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को शॉर्ट दिखा दूं, फिर उसके ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। देखिए आज, ठीक है, त्योहार के समय में भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं और पूरी जो टीम आपके लिए काम कर रही है, ठीक है, यही वो चीज है छोटी छोटी सी जो आप लोगों को आगे बढ़ाती है, आप जो मेहनत कर रहे हो। ओके, बताइए जल्दी से यहाँ पर पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, ये जो है ना डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी थी अंग्रेजों की, जिसके अंदर में अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के अंदर में जो है एक तरीके से हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने के लिए या उनके अंदर में फूट डालने के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इसको काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी इसको बोला जाता है। 1909 के जरिए पहली बार जो है पृथक निर्वाचक मंडल इंट्रोड्यूस किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये एक प्रकार का रिजर्वेशन था, ठीक है, कि कोई कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको अलग निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा। सबसे पहले मुस्लिम्स को दे दिया गया था मुस्लिम लीग की मांग पर कि कुछ ऐसे सीट रहेंगी जहां पर में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हो पाएंगे और वही उसी समुदाय के लोग वोट भी दे पाएंगे। फिर बाद में सिखों के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे फिर समुदाय के लिए बाद में धीरे धीरे जोड़ते गए ये। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, 1909 के अंदर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार, क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मॉर्ले भारत के राज्य के सचिव थे, मतलब भारत के मामलों के मंत्री थे ब्रिटेन की सरकार में। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो 1909 में, ठीक है, जब भारत के अंदर में सेपरेट इलेक्टोरेट इशू किया गया उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का। अब एक चीज और, ये लॉर्ड मिंटो के दिमाग की उपज थी कि इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। मतलब ऐसा था कि लॉर्ड मॉर्ले ने एक खत लिखा था लॉर्ड मिंटो को कि जो हम ये कर रहे हैं ना, ये एक ऐसे कांटे बो रहे हैं हम जो आगे जाकर जो है लोगों को चुभेंगे। ठीक है, फिर भी लॉर्ड मिंटो अड़े रहे कि नहीं सर, हमें ऐसे करना है कि जो है अगर भारत पे राज करना है हम लोगों ने तो ये नीति अपनानी पड़ेगी। ठीक है, फूट डालो और राज करो की। तो लॉर्ड मिंटो को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, उसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल आधार पे, धार्मिक या सामुदायिक आधार के ऊपर में जो रिजर्वेशन था उसकी शुरुआत लॉर्ड मिंटो ने की थी। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जनक किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए वाईटी का टेस्ट कहाँ मिलेगा? देखिए वाईटी की जितनी भी टेस्ट होती है, जितनी भी पीडीएफ होती है ना, वो जितने भी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध होती है कोर्सेज के अंदर में। तो आप जितने भी बच्चे पेड कोर्स में एनरोल है उन लोगों को पता होगा कि कहाँ पर में आप लोगों को मिलता है, तो आप उसमें जाकर उसको देख सकते हो अच्छे से। इनमें से किस व्यक्ति ने अगस्त ऑफर दिया था? अगस्त ऑफर बताइए जल्दी से, इनमें से किस व्यक्ति ने अगस्त ऑफर
जो है वो दिया था। अब अगस्त ऑफर क्या चीज है ये समझिए आप लोग, ठीक है। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर 1940 में, ठीक है, अगस्त के महीने में आया था, ठीक है। अब ये ऑफर क्या था, ठीक है, तुम ऑफर मतलब क्या चीज। तो देखिए हुआ यूं था कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने ऑफर दिया, ठीक है, शिमला में बैठे बैठे हुए वहां पर में से एक उन्होंने ऑफर रिलीज किया कि हम भारतीय लोग इंडियंस जो है वो इनका समर्थन करें, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो भी अगर कुछ भारत के लिए संविधान बनाना है, कुछ नया कुछ करना है, डोमिनियन स्टेटस देना, उसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है, उसके बारे में सोचा जाएगा। तो ये एक ऑफर था। तो गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब लोगों ने इसका विरोध किया, बोला कि ये क्या जो है आपने ऑफर दिया है, ठीक है। तो इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। अब आप देखिए दो क्वेश्चन यहां पर में आपके बन गए। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त ऑफर के विरोध में स्टार्ट हुआ था, और अगस्त ऑफर देने वाला भी लॉर्ड लिनलिथ को था, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किस जो है वजह से स्टार्ट हुआ था, तो वो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने की वजह से, क्रिप्स मिशन ने जो प्रपोजल दिया था उसके फेल हो जाने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और उस समय में भी भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों के जो जिन लोगों ने यहाँ पर में ये पूरा का पूरा इसमें योगदान दिया है उनके लिए मैं एक शॉर्ट दिखा रहा हूँ, इस शॉर्ट को देखिए, उसके ऊपर में फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। ये शॉर्ट पूरा अच्छे से देखना है आप लोगों ने, जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया, अगस्त ऑफर 1940 में लॉर्ड लिनलिथ गो ने दिया था, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट आप देखिए, कहते हैं कि 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा ही नहीं था। दरअसल 1947 में भारत की आजादी के समय सिक्किम में चौगियाल वंश का शासन था, और चौगियाल वंश के जो शासक थे वो भारत के अंदर में सिक्किम का विलय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद 1950 में अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया। इसके तहत सिक्किम पर राज तो वहाँ के राजा का ही होगा, लेकिन डिफेंस और विदेशी मामले भारत सरकार देखेंगी। 1970 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद सिक्किम के राजा सिक्किम को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो चीन सिक्किम के ऊपर में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरे की बात। इसलिए इंदिरा गांधी ने 1973 में इंडियन आर्मी को सिक्किम भेजा और वहां के गैंगटोक शहर और राजभवन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 97% लोगों ने सिक्किम के भारत के विलय के पक्ष में मतदान किया, और इस तरह 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम 22वें नंबर का भारत का पूर्ण। चलिए, तो आप लोगों ने यहां पर भी देखा फ्रेंड्स कि जो किस तरीके से सिक्किम जो है एक अलग देश था, और सिक्किम जो है उसको फिर भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मुझे बताइए कि सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना, पूरी तरह से भारत का हिस्सा, ठीक है। तो भारत का हिस्सा कब बना, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो 36वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 36 था, 1975 के अंदर में ये भारत का हिस्सा बना, और ये भारत का उस समय का 22वें नंबर का स्टेट था। अभी तो चलो भारत में राज्यों की संख्या आपको पता है बढ़ती घटती रहती है, जैसे जम्मू कश्मीर था, ठीक है, वो स्टेट था तो उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, तो एक राज्य की संख्या कम हो गई। जब तेलंगाना बना था तो वो 29वें नंबर का राज्य था, तो एक संख्या बढ़ गई थी, तो वो होता रहता है। तो जिस समय ये बना था भारत का हिस्सा, उस समय ये 22वें नंबर का राज्य था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थी जिस समय में ये हुआ था, आप लोग बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने उसके अंदर में जरूर देखा होगा। और एक चीज और आप लोगों को बताना है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट या एसोसिएट स्टेट भारत का कब बना था, ये एसोसिएट स्टेट, ठीक है। भारत का एसोसिएट स्टेट कौन से ईयर में बना था, एसोसिएट स्टेट वाला क्वेश्चन भी आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो पूर्ण राज्य कब बना भारत का, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए, लेकिन एक समय ऐसा था जब एसोसिएट स्टेट बना था ये,
ठीक है, तो ये कब बना था ये भी आप क्वेश्चन के अंदर में आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप लोग जरूर कमेंट के अंदर में करिएगा। ठीक है, और एक और चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे यहां पर मैं देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए आरआरबी परीक्षा के ऊपर में पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर में करवाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जैसे कल और परसों मतलब 20 और 21 तारीख को क्लास आपकी नहीं होंगी दिवाली के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है त्योहार मना रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसी आपकी 22 तारीख आएंगी, 22 तारीख को जो है फ्रेंड्स हमने पिछले इस महीने के अंदर में पिछले 1 तारीख से लेकर अब तक जितने भी हमने यहाँ पर सेशंस किए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, मैं उन सब की, ठीक है, प्रिपरेशन या उसकी रिवीजन आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। तो 22 तारीख वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हम बड़ी क्लास उसमें सारा का सारा रिवीजन हम लोग करेंगे। ओके, रिवीजन हम लोग करने वाले। और अभी हम आरआरबी परीक्षा के ऊपर में क्लास स्टार्ट होंगी, 3 बजे की क्लास है, तो सभी लोग जल्दी से आरआरबी परीक्षा के ऊपर में भी आ जाइए। आप यूट्यूब के ऊपर में आरआरबी परीक्षा सर्च भी कर सकते हो, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी या पिन कमेंट के अंदर में लिंक मिल जाएंगी, उसके ऊपर में भी आ सकते हो आप लोग, ताकि आप लोग इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग वहां पर में सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग आरआरबी परीक्षा के ऊपर में। ओके, और उसके ऊपर में भी जो क्वेश्चंस हो चुके होंगे 22 तारीख को मैं वहां पर में भी आप लोगों की पूरी जो है रिवीजन लेने वाला हूं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं आरआरबी परीक्षा के ऊपर में। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं दिवाली ऑफर में, ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, इतने कम दाम में ऐतिहासिक तरीके से जो है हमने प्राइस को ड्रॉप किया है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग आरआरबी परीक्षा के ऊपर में। चलिए जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। थैंक यू।